कैविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल्स के ऊपर हमें वहां पे भी क्या मिलता है, क्लॉटेड ब्लड मिलता है, और इस क्लॉटेड ब्लड को ब्रेन के टिश्यूज ने सराउंड किया हुआ होगा। ये जो ब्रेन न्यूरोनल टिश्यूज हैं इसके अंदर आपको क्या मिलेंगी, न्यूरॉन्स मिलेंगी और ग्लायल सेल्स मिलेंगे, ठीक है, इंजर्ड न्यूरॉन एंड ग्लायल सेल्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा वो कहते हैं इंजरी वाली साइड पे ना आपके पास लिपिड लेडेड मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होंगी, जो कि ये बता रही है कि जाहिर है कोई इंजरी हुई है, कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, लिपिड लेडेड मैक्रोफेजेस भी मिलेंगी। तो क्या दो चीजें मिलेंगी हमारे पास, एक क्लॉटेड ब्लड है जिसको क्या हुआ हुआ है, ब्लड है जिसको सराउंड किया हुआ है न्यूरोनल टिश्यूज ने, और साथ ही साथ वहां पे लिपिड लेडेड मैक्रोफेजेस भी हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ब्रेन के सेल्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, वो भी यहाँ पे कुछ प्रोलिफरेट करते हुए आपको नजर आ रहे हुए होंगे, माइक्रोवोक्यूलाइजेशन भी होगी। और अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्मिक सेल के अंदर देखेंगे तो साइटोप्लाज्मिक एओजिनोफिलिया, न्यूक्लियर पेक्नोसिस और कैरियोरहेसिस की कंडीशंस भी हो सकती है, लेकिन वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। तो क्या मिलेगा आपको, एस्ट्रोसाइट्स की प्रोलिफरेशन मिलेगी, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स की प्रोलिफरेशन मिलेगी, उसके अलावा माइक्रोवोक्यूलेशन मिलेगी, एंड साथ ही साथ अगर हम सेल के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर हमें एक तो इओजिनोफिलिया मिलेगा, ठीक है, और साथ ही न्यूक्लियर के अंदर आपको पता है इंजरी हो तो क्या मिलता है, पेक्नोसिस या कैरियोरहेसिस, यानी कि न्यूक्लियर फेडिंग और न्यूक्लियर श्रिंकेज हो रहा होगा। तो ये वाली कंडीशन है हमारे पास पहली वाली प्राइमरी ब्रेन पैरेन्काइमल हेमरेज की, जिसमें हमने कहा ये एक स्पॉन्टेनियस नॉन ट्रोमैटिक हेमरेज होगा जो माइल्ड टू अडल्ट लाइफ के अंदर होता है। पीक इंसिडेंस इसका अबव 60 है, रीजन इसकी हाइपरटेंशन है। प्रेजेंटेशन डिपेंड करेगी कौन सा एरिया इफेक्ट हुआ है, और अगर मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली आपने याद करनी है और बस ध्यान में रख लो, जाहिर है हेमरेज है तो एक्स्ट्रावेसेटेड ब्लड होगा, क्लॉटिंग होगी, माइक्रोस्कोपिकली भी क्लॉटिंग है, न्यूरोनल टिश्यूज हैं, लिपिड लेडेड मैक्रोवेजेस हैं वहां पे, और एस्ट्रोसाइट प्रोलिफरेट कर रहे हो, दैट्स इनफ, ठीक है। अब इसी वेस्कुलर वॉल इंजरी के अंदर मैंने आपको बताया दूसरी चीज होती है हमारे पास सेरिबेलर एमिलॉइड एंजियोपैथी। देखो सेरिबेलर एमिलॉइड एंजियोपैथी अपने नाम से बता रही है कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा, एमिलॉइड की डेपोजिशन होगी जो कि एंजियोपैथी कॉज करेगी, यानी वेसल की मैल फॉर्मेशन कॉज करेगी विद इन द सेरिबेलम, ठीक है। बस इससे ज्यादा हमें यहाँ पे करने की जरूरत भी नहीं है, और बुक के अंदर भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि हमारे पास अमाइलिडोजेनिक पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है, अमाइलिडोजेनिक पेप्टाइड्स होते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे कि अल्जाइमर में होते हैं, और ये अमाइलिडोजेनिक पेप्टाइड्स जो हैं ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, हमारे पास जो स्मॉल या मीडियम साइज वेसल्स हैं, मीडियम साइज वेसल्स हैं, उनकी वॉल्स में डिपॉजिट होते हैं, और उन वॉल्स को वीकन कर देते हैं, और वीकन कर देते हैं तो उनको वल्नरेबल बना देते हैं रप्चर के लिए, और वो रप्चर होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि ये जो एमिलोइडोजेनिक पेप्टाइड्स हैं इनकी रिजिड पाइप लाइक अपीयरेंस होती है, और अगर हम इनको अंडर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो आपने याद रखना है कि पोलराइज माइक्रोस्कोपी में और उसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोपी में, ठीक है, पोलराइज माइक्रोस्कोपी में ये एप्पल ग्रीन बायरफिरिंजेस की फॉर्म में अपीयर होती हैं, जबकि लाइट माइक्रोस्कोपी में ये कॉन्गो रेड स्टैनिंग देती हैं, रेड कलर की डेपोजिशन शो करती हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी में इनकी क्या होती है, कॉन्गो रेड स्टेनिंग हो रही होती है, जबकि पोलराइज माइक्रोस्कोपी में ये ग्रीन बायरफिरिंजेस, पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, उसकी फॉर्म में अपीयर होती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करेंगे तो क्लिनिकली उन्होंने दोबारा से यही बताया हुआ है कि ये एमिलॉइड डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, और इसके अलावा जब ये डिपॉजिट होते हैं तो वेसल वॉल को वीकन करते हैं, हेमरेज के रिस्क वगैरह को बढ़ा देते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि इसकी वजह से जो हेमरेज होते हैं ये हेमरेज दो तरह का हो सकता है। अगर तो ये सेरिबेलर के लोब्स के अंदर है तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, लोबार हेमरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोबार हेमरेज बोलते हैं। और अगर इसका साइज 1 मिलीमीटर से बिल्कुल कम है, काफी स्मॉलर है, तो फिर हम इसको कॉर्टिकल माइक्रो हेमरेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल माइक्रो हेमरेज बोलेंगे। तो ये दो कंडीशंस हो गई हैं जो कि हमारे पास पहली वाली थी कि वेस्कुलर वॉल इंजरी अगर हुई भी होगी तो क्या होगा, ठीक है। होप आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे। अब हमारे पास आ जाती है दूसरी रीजन, दूसरी मेन रीजन, यानी हमने हेमरेज को पढ़ा और हेमरेज में हमने कहा वेस्कुलर वॉल इंजरी, और वेस्कुलर वॉल इंजरी में हमने प्राइमरी पैरेन्काइमल हेमरेज को भी देख लिया और सेरिबेलर एमिलॉइड एंजियोपैथी को भी देख लिया। अब हम आ जाते हैं इसी हेमरेज के अंदर दूसरी टाइप पे, जो कि हमारे पास क्या है, वेस्कुलर मैलफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। और वेस्कुलर मैलफॉर्मेशंस के अंदर बल्कि अगर हम लोग बुक के सीक्वेंस से चलें तो बुक के सीक्वेंस से इन्होंने वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन को बाद में, और ये जो सब एराकिनॉइड हेमरेज है ना, इसको जरा पहले एक्सप्लेन किया है। तो पहले हम जरा इसी की बात कर लेते हैं। दूसरी रीजन पे हम आ जाते हैं कहाँ पे, सब एराकिनॉइड हेमरेज में, ठीक है। कहाँ आ जाते हैं, सब एराकिनॉइड हेमरेज में। सब एराकिनॉइड हेमरेज से क्या मुराद है, सब एराकिनॉइड स्पेस में जो वेसल्स हैं वो रप्चर होंगी और उनकी वजह से हेमरेज क्रिएट होगा। सब एराकिनॉइड स्पेस कौन सी होती है, जो कि ड्यूरा और एराकिनॉइड के दरमियान में होती है, सॉरी एराकिनॉइड और पाई के दरमियान में होती है, उसको हम सब एराकिनॉइड स्पेस कहते हैं। और यहाँ पे
मेजरली कौन होती है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो सर्कल ऑफ विलिस की वेसल्स है ना, वो यहाँ से पास ऑन कर रही होती हैं। अब बात आ जाती है कि ऐसा क्या होगा कि सब एराकिनॉइड में जो सेरिबेलर आर्टरीज हैं वो रप्चर होंगी। इसकी क्या रीजन है? तो वो कहता है सबसे ज्यादा कॉमन क्लिनिकली नॉन ट्रोमैटिक, यानी ट्रोमा नहीं हुआ और एकदम से, ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है नॉन ट्रोमैटिक यानी पेशेंट बैठा हुआ था, कोई ट्रोमा नहीं, किस तरह की कंप्लेन नहीं है और एकदम से जो है वो उसने कॉन्शियसनेस वगैरह लूज कर दी है, या फिर थंडर कैप हेडेक आता है इसके अंदर, तो किस तरह से आएगा अभी मैं इसकी पैथोलॉजी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो क्लिनिकली नॉन ट्रोमैटिक जो हैमरेज है वो हमारे पास यही सब एराकिनॉइड हैमरेज, और इस सब एराकिनॉइड हैमरेज की नॉन ट्रोमैटिक कॉज हमारे पास क्या होता है, सेक्यूलर एनेरिज्म, या जिसे हम क्या भी कहते हैं, बैरी एनेरिज्म भी कहते हैं, और ये आपके एमसीक्यू में भी आता है। सेक्यूलर या बैरी एनेरिज्म से क्या मुराद है, अभी मैंने आपको बताया वेसल वॉल अगर बहुत ज्यादा डायलेट हो जाए, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि सिमेट्रिकल है, यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, इस कंडीशन को ये वाली जो जगह है ऐसी वेसल वॉल डायलेट कर जाती है, इसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। अब जब ये एन्यूरिज्म होगा, वेसल वॉल जो है वो डायलेट हो जाएगी, तो इसका जो मस्कुलरिस होता है और एंटोमा की लेयर्स होती हैं खत्म हो जाती हैं, सिर्फ मीडिया और वो खत्म हो जाती हैं, मीडिया और जो इलास्टिक लेमिना वगैरह होता है वो खत्म हो जाता है, सिर्फ एंटमा रह जाता है, जिससे बहुत ही ज्यादा वीकेंड हो जाती है और नेक के लेवल से यहाँ से बहुत इजीली रप्चर कर जाती है, और जब रप्चर करती है तो जाहिर है ब्लीडिंग होगी। तो सब एराकिनॉइड हैमरेज का नॉन ट्रोमैटिक सबसे जो कॉमन कॉज है वो बैरी एन्यूरिज्म है, लेकिन सिर्फ बैरी एन्यूरिज्म नहीं है, अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन ट्रोमैटिक कॉजेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट 90% केसेज में बैरी एन्यूरिज्म ही होता है। उसके अलावा क्या कॉजेज हो सकते हैं सब एराकिनॉइड हैमरेज की, कोई वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन भी हो सकती है, उसके अलावा वो कहता है ट्यूमर या ट्रोमा भी हो सकता है, लेकिन ये इतने कॉमन नहीं है, यानी कोई ट्यूमर ट्रोमा हुआ या ट्यूमर हो गया या ट्रोमा या कोई एक्सीडेंट हुआ और वो उस जगह पे जाके हिट हुआ है तो सब एराकिनॉइड की वेसल्स रप्चर हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा कॉमनली नॉन ट्रोमैटिकली बैरी एन्यूरिज्म की वजह से होती है, ये आपने याद रखनी है। उसके अलावा कहता है कि कोई और कोएगुलोपैथीज हो तो वो भी इसका कॉज बन सकती हैं, या फिर इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो रहे हैं तो वो भी कंटिन्यूस या अगेन एंड अगेन, तो वो भी रीजन जो है वो सब एराकिनॉइड हेमरेज की बन सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो बैरी एन्यूरिज्म ही है। अब नेक्स्ट चीज आपने जो याद रखनी है, बुक में तो नहीं है लेकिन आपने याद रखनी है कि बैरी एन्यूरिज्म की जो कॉमन साइट है वो कौन सी है, यानी कि सब एराकिनॉइड स्पेस में कौन सी ऐसी वेसल्स हैं जो कि ज्यादा इजीली रप्चर होती हैं। तो आपने याद रखना है कि 40% केसेस के अंदर इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी रप्चर होती है और वही कॉज होती है हेमरेज का, ठीक है, जो ब्लीडिंग हुई है, हेमरेज हुआ है, वो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से होता है इन 40% ऑफ द केसेस। बाकी फिर आपने इसको सीक्वेंस वाइज याद रखना है कि 34% केसेस में मिडल सेरिब्रल आर्टरी का रप्चर हो जाता है, 20% केसेस के अंदर हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का रप्चर होता है, और फिर 20% केसेस में पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग का होता है, एंड देन 4% केसेस में पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का रप्चर होता है। ये वाली जो है ये हमारे पास कम्युनिकेटिंग है, तो ये हमने याद रखना है कि हेमरेज की जो रीजन है, जो सोर्स है, जो कॉज है वो क्या है। ब्लड तो आ रहा है, ब्लीडिंग तो हो रही है, कहाँ से हो रही है, मोस्ट कॉमनली किससे होती है, इंटीरियर सेरिब्रल से, और लीस्ट कॉमन किससे होती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बुक के अंदर इन्होंने बताया है कि इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो किस तरह से होती है, होता क्या, ठीक है। पैथोजेनेसिस में हमने किस तरह से इसकी एक्सप्लेन करनी है कि आपके पास ड्यूरिंग डीफिकेशन या ड्यूरिंग सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ड्यूरिंग डीफिकेशन या सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वट तो ये हमारे पास क्या होता है ड्यूरिंग डीफिकेशन, जब आप स्टेन कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो राइज करता है, ठीक है। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज करेगा तो अगर वहां पे ऑलरेडी एक पेशेंट का सेक्यूलर एनेरिज्म मौजूद है, ठीक है, वॉल्ड ऑलरेडी वीकन है, तो प्रेशर राइज से ये बहुत इजीली क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। तो सेक्यूलर एनेरिज्म जो है वो थोड़ा सा ही प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, इजिली रप्चर हो जाएगा। जब सेक्यूलर एनेरिज्म रप्चर होगा ना तो पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा थंडर कैप हेडेक की, यानी थंडर कैप हेडेक का मतलब है शदीद स्वेयर स्पेंड, जो सारी जिंदगी में उसने सफर किया हुआ होगा, ऐसा शदीद हेडेक उसको पहले कभी भी नहीं हुआ होगा, वो थंडर हेडेक होता है। और उस हेडेक के बाद फौरन से क्या होना शुरू हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, यानी पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ना आगे दो चीजें आती है, हो सकता है कॉन्शियसनेस थोड़ी देर के लिए खत्म हो और अगर उसकी किस्मत अच्छी है तो वो रिकवर कर जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इसी कॉन्शियसनेस के लॉस के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। अगर उसने रिकवरी कर ली है तो ये बात आपने याद रखनी है कि रिकवरी के बाद बार बार
री अकरेंस का जो चांस होता है, जो रिस्क होता है, वो 2 फोल्ड या 4 फोल्ड इंक्रीज कर जाता है। बार बार ब्लीडिंग होगी, बार बार हेडेक होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और मे बी वो रिकवर कर जाए। अब जब बार बार री अक्कर करेगी ना एक चीज, बार बार ज़ाहिर है यहाँ से रप्चर हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें हीलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास आपको पता है कि जब हीलिंग होती है तो हीलिंग की वजह से वहां पे ज़ाहिर है स्कारिंग होती है, और स्कारिंग के बाद फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। तो जब स्कारिंग और फाइब्रोसिस होगी तो ये जो वेस्कुलर वॉल का ल्यूमन है ये बहुत नैरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हीलिंग होगी, स्कारिंग होगी, स्कारिंग के बाद वहां पे रीजेनरेशन वगैरह और फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगी। फाइब्रोसिस से आपको पता है कि उसका जो ल्यूमन है वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा, ठीक है। अब जब ल्यूमन उसका बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा तो हमारे पास वहां पे जो CSF का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो फ्लो है सबअराकिनॉइड स्पेस से आगे की तरफ वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, और जब वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा CSF की एक्यूमुलेशन होगी तो हमारे पास हाइड्रोसेफेलस जो है वो इसकी एक कंप्लेन या कंडीशन या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आई होप मैंने आपको पैथोजेनेसिस में कंफ्यूज नहीं किया। जब भी ड्यूरिंग डिफिकेशन नॉन ट्रोमैटिक रीजन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमारा भी ड्यूरिंग डिफिकेशन इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन राइज करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हैमरेज हो। हैमरेज तब ज्यादा हो जाएगा अगर पेशेंट को ऑलरेडी वहां पे बेरी एन्यूरिज्म है, यानी उसकी वेसल वॉल डायलेट हुई हुई है और वो ऑलरेडी वीकेंड है, तो ये इजिली रप्चर करेगी, थंडरकैप हेडेक होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और डेथ। अगर डेथ नहीं होती, रीअकरेंस होती रहेगी, बार बार होता रहेगा, और ज़ाहिर बार बार हैमरेज होगा तो वहां पे हीलिंग, स्कारिंग, फाइब्रोसिस और नर्विंग और CSF का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, और हाइड्रोसेफेलस जैसी कंप्लेंट्स जो हैं वो आ सकती हैं। अब हमारे पास ये जो बेरी एन्यूरिज्म या सब एराकिनॉइड हैमरेज है, अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ जाएंगे तो मॉर्फोलॉजिकली जो वेसल्स हैं उसकी अपीयरेंस किस तरह से होगी। अब आप लोग ही मुझे बता सकते हो कि उसकी अपीयरेंस किस तरह से होगी, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। उसने कहा कि हमारे पास क्या होगा मॉर्फोलॉजिकली, अगर हम देखेंगे तो एक थिन आउट पॉकेटिंग होगी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो क्या नजर आ रही होगी आपको? थिन आउट पॉचिंग, ठीक है। एक पाउच सा जो है वो बाहर की तरफ आया हुआ होगा। अब अगर हम इसको एग्जामिन करना शुरू करेंगे तो ये वैसे अगर वेसल जो है वो इतनी ज्यादा होती है तो ये इतनी होगी, यानी इसकी जो मस्कुलैरिस वाली लेयर होती है वेसल के अंदर, ठीक है, जो मस्कुलैरिस है, और उसके अलावा जो हमारे पास इलास्टिक लैमिना है ना, इलास्टिक लैमिना है, वो बिल्कुल क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। क्या होगा? सिर्फ यहाँ पे थिकन्ड हाइलेनाइज एंटेमा, दिस विल बी ओनली लाइंड बाय थिकन्ड हाइलेनाइज एंटेमा, सिर्फ एंटेमा जो है वो इसको लाइन कर रहा होगा। अब मस्कुलैरिस और लैमिना तो है ही नहीं, एंटेमा लाइन कर रहा है। और अगर हम एडवेंटिशिया की बात करेंगे तो एडवेंटिशिया वो कहता है वो थोड़ा बहुत पेरेंटल आर्टरी के साथ कंटिन्यू कर रहा होगा। रप्चर कहाँ से होता है? बिल्कुल बिलो द नेक, ये जो नेक वाला रीजन है यहाँ पे बहुत इजीली जो है वो रप्चर हो जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है। और मॉर्फोलॉजी में बस आप लोगों ने इतनी ही बात करनी है, ठीक है। क्या आपको नजर आ रही है? आउट पॉचिंग है जिसके अंदर बहुत ज्यादा वेसल वॉल वीकेंड हुई हुई है, मस्कुलैरिस और लैमिना जो है वो नहीं है, एंटमा है, और मे बी एडवेंटिशिया पेरेंटल आर्टरी के साथ कंटिन्यू कर रहा हो। बिलो द नेक जो है ये बड़ी इजीली रप्चर कर जाएगा। यहाँ तक हमने सेक्युलर एन्यूरिज्म की बात भी कर ली हुई है। आसान था यार, मुश्किल नहीं था, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हेमरेज पढ़ रहे थे, और हेमरेज के अंदर हमने 2 रूट मेन कॉजेस को पढ़ लिया। एक हमने पढ़ लिया कि अगर हमारे पास वेस्कुलर वॉल इंजरी हुई ड्यू टू हाइपरटेंशन या ड्यू टू सेरिब्रल एमिलॉइड एंजियोपैथी तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और दूसरी हमने कर ली बेरी एन्यूरिज्म की कॉम्प्लिकेशन जो कि सब एराकिनॉइड हेमरेज है। और सब एराकिनॉइड हेमरेज में जो सबसे कॉमनली आर्टरी रप्चर होती है वो हमारे पास इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है 40% केसेस में, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन की, और वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन की 4 कंडीशंस हमें पता है, ठीक है।